तो क्वेश्चन क्या है, केस स्टडी क्या है, फैक्टरिंग इज अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वेयर बिजनेस सेल इट्स अकाउंट रिसीवेबल और इनवॉइसेस टू अ थर्ड पार्टी नोन एज फैक्टर एट अ डिस्काउंट। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि बिजनेसमैन अपने अकाउंट रिसीवेबल्स को थर्ड पार्टी जिसका नाम फैक्टर होता है उसे अपने अकाउंट रिसीवेबल सेल कर दे डिस्काउंट प्राइस के ऊपर। दिस प्रोसेस प्रोवाइड इमीडिएट कैश फ्लो टू बिजनेस इनेबलिंग टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग नीड्स विदाउट वेटिंग फॉर एक्चुअल पेमेंट फ्रॉम कस्टमर। तो इस प्रोसेस की हेल्प से जो बिजनेसेस होते हैं उनको इमीडिएट बेसिस पे फंडिंग जो है वो मिल जाते हैं, जिससे वो अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग नीड्स को फुलफिल कर सके और उन्हें कस्टमर की पेमेंट की वेट भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। द फैक्टर अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग द रिसीवर्स फ्रॉम द बिजनेस कस्टमर एंड टेक्स एसोसिएटेड क्रेडिट रिस्क। तो जैसे ही यहाँ पर क्लाइंट कंपनी जो है वो अकाउंट रिसीवर को फैक्टर को सेल कर देती है, तो बाकी का जो काम होता है वो फैक्टर परफॉर्म करता है। यानी कि फैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कस्टमर से जाकर सारी की सारी जो अमाउंट है वो ड्यू डेट के ऊपर कलेक्ट जो है वो करे। Factoring can be beneficial for business that need quick liquidity और have a difficulty securing traditional finance। तो ऐसी कंपनी जिनको ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग नहीं मिल पा रही है कि बैंक से लोन नहीं मिल पा रहा है और उनको जल्दी से जल्दी लिक्विडिटी चाहिए, तो उनके लिए फैक्टरिंग काफी ज्यादा यूजफुल रहती है। द फैक्टर चार्जेस फीस इंटरेस्ट विच आर डिडक्टेड फ्रॉम द अमाउंट एडवांस टू द बिजनेस। ठीक है, तो फैक्टर यहाँ पर फैक्टरिंग करने के बदले कुछ फीस चार्ज करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है, जो कि जब यहाँ पर इनवॉइस की वैल्यू पे की जाती है, एडवांस पे किया था उसमें से डिडक्ट कर लिया था। जैसे 50,000 रुपए में से सिर्फ 45,000 ही पे किया गया था, 5,000 रुपए यहाँ पर डिडक्ट जो है वो कर लिया गया था। ठीक है, तो फैक्टरिंग काफी यहाँ पर हेल्प करता है कैश फ्लो को मैनेज करने में, क्रेडिट रिस्क को रिड्यूस करने में और लिक्विडिटी को इंप्रूव करने में। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इस केस स्टडी की हेल्प से फैक्टरिंग को अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब इसके बेस पर आपको क्वेश्चंस के आंसर जो है वो करना है। क्वेश्चन क्या है, ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एबीसी लिमिटेड हैज 1 लाख worth of invoices due from its customer. To improve its cash flow, ABC Limited sells these invoices to XYZ company at a 5% discount. In this factoring arrangement, who is factor? तो एबीसी कंपनी थी, उसने कस्टमर को 1 लाख रुपए के गुड्स जो है वो क्रेडिट पे सेल किए थे। ठीक है, अब उसको जल्दी कैश चाहिए था, तो उसने ये 1 लाख के इनवॉइसेस जो है 5% के डिस्काउंट के ऊपर एक्सपेक्टेड कंपनी को सेल जो है वो कर दिया है। तो इस फैक्टरिंग अरेंजमेंट के अंदर हमारा फैक्टर कौन होता है, एबीसी लिमिटेड, एक्सपेक्टेड कंपनी, द कंपनीज बैंक या फिर द कंपनीज कस्टमर। तो फटाफट से यहाँ पर बताते हैं कि इस फाइनेंशियल इस अरेंजमेंट के अंदर हमारा फैक्टर कौन रहेगा। फटाफट से यहाँ पर बताते क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, एबीसी लिमिटेड, एक्सपेक्टेड कंपनी, द कंपनीज बैंक और कंपनीज कस्टमर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, एक्सपेक्टेड कंपनी, ये हमारा जो है वो फैक्टर कहलाएगा जिसे यहाँ पर इनवॉइसेस सेल जो है वो की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फैक्टर रेफर्स टू थर्ड पार्टी, टिपिकली अ स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कंपनी दैट परचेजेस अकाउंट रिसीवेबल्स फ्रॉम अ बिजनेस एट अ डिस्काउंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्विस नॉट प्रोवाइडेड बाय फैक्टर इन फैक्टरिंग। तो फैक्टर का मतलब आपको पता ही है, फैक्टर कौन है, थर्ड पार्टी है, स्पेशली ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है, कंपनी होती है, जिसे हम यहाँ पर इनवॉइसेस को सेल करते हैं, हम अपने अकाउंट रिसीवेबल को सेल करते हैं। ठीक है, तो कौन सी यहाँ पर सर्विस फैक्टर के द्वारा प्रोवाइड नहीं की जाती, पहला मैनेजमेंट ऑफ रिसीवर्स। ठीक है, तो ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है। देखो, जैसे ही कंपनी अपने अकाउंट रिसीवेबल को सील कर देती है, उसके बाद का जितना भी काम है वो फैक्टर खुद से करता है, रिसीवर्स को मैनेज करना, सेल्स लेजर्स प्रिपेयर करना और बाद में जाकर डेट को कलेक्ट करना। बाकी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ये फंक्शन फैक्टर का नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज द करेक्ट आंसर। ये जो फंक्शन है, ये जो सर्विस है वो फैक्टर प्रोवाइड नहीं करता। नेक्स्ट बात करते हैं, फैक्टरिंग इज नॉट कंसीडर्ड अ लोन as a business is selling an asset rather than borrowing money. This keeps the company's balance sheet free from additional debt. This statement is true or false. ठीक है, तो देखो फैक्टरिंग एक लोन नहीं है। अगर हम यहाँ पर बात करें, फैक्टरिंग के अंदर हो क्या रहा है, कंपनी एक एसेट को सेल कर रही है, ना कि किसी भी तरह की वो बोरोविंग जो है वो कर रही है। इसीलिए फैक्टरिंग को हम लोन जो है वो नहीं मानते हैं और इसीलिए हम इसको बैलेंस शीट में एज अ लोन भी शो जो है वो नहीं करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है, ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ट्रू है। तो कभी आपसे आईआरबीए पूछ सकता है कि जो फैक्टरिंग है उसे हम लोन मानते हैं या फिर नहीं मानते हैं, और अगर नहीं मानते हैं तो क्यों नहीं मानते हैं, वो भी यहां पर आपसे पूछा जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए पहली बात कि लोन नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर आप कोई फंड्स बोरो नहीं कर रहे बल्कि अपनी एक एसेट को जो है वो सेल कर रहे, इसीलिए ये हमारा लोन नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ डज फैक्टरिंग डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल लोन। तो अगर हम यहाँ पर बात करें फैक्टरिंग की, तो वो ट्रेडिशनल लोन से यहाँ पर कैसे ये डिफर करती है। पहला,
फैक्टरिंग इन्वॉल्व सेलिंग अकाउंट रिसीवेबल वाइल लोन इन्वॉल्व बोरोइंग मनी। तो फैक्टरिंग के अंदर आप अपने अकाउंट रिसीवेबल्स को सेल करते हो और जब आप लोन लेते हो तो आप मनी को बोरो करते हो। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। फैक्टरिंग प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग वाइल लोन प्रोवाइड शॉर्ट टर्म कैश फ्लो। तो ये गलत है। फैक्टरिंग इज ओनली अवेलेबल टू लार्ज कॉर्पोरेशन वाइल लोन्स आर अवेलेबल टू स्मॉल बिजनेस। तो ये भी गलत है। फैक्टरिंग रिक्वायर्स कोलैटरल वाइल लोन्स आर नॉट। तो ये भी हमारा गलत है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रेगुलेशन ऑफ फैक्टरिंग इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, प्रोटेक्ट बिजनेस एंड मेंटेन मार्केट इंटीग्रिटी। इन इंडिया फैक्टरिंग इज रेगुलेटेड बाय। तो देखो फैक्टरिंग की रेगुलेशन होनी यहाँ पर जरूरी है। रूल्स एंड रेगुलेशन पहले से यहाँ पर बनाए होने चाहिए। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर फैक्टरिंग को कौन रेगुलेट करता है? ऑप्शन है फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2010, फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2011, कंपनीज एक्ट 2013 या फिर नन ऑफ द। तो फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए कि इंडिया के अंदर फैक्टरी को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से बता दीजिए आपके हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2011 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ दीज नॉन एडवांटेज ऑफ फैक्टरिंग, इसमें से कौन सी हमारी एडवांटेज नहीं होती है फैक्टरिंग की? पहला, फैक्टरिंग रिप्लेसेस हाई कॉस्ट मार्केट क्रेडिट। तो ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। देखो अगर आपको फैक्टरिंग की फैसिलिटी ना दी जाती तो आपको बोरोइंग करनी पड़ती, आपको बैंक से लोन लेना पड़ता, किसी एनबीएफसी से लेना पड़ता, जिसपे आपको महंगा इंटरेस्ट रेट जो है वो पे करना पड़ता। तो फैक्टरिंग की वजह से ये जो हाई कॉस्ट मार्केट क्रेडिट है इसको हम रिप्लेस कर पाए, ठीक है। उसके बाद लो मार्जिन अप टू 20% इंप्रूविंग कैश फ्लो। तो मार्जिन भी यहाँ पर कम होता है, फैक्टरिंग के अंदर मार्जिन भी कितना होता है, मैक्सिमम 20% का होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। एमआईस रिपोर्ट्स एंड सेल्स लेजर एडमिनिस्ट्रेशन इज टोटली टेकन केयर ऑफ द फैक्टर। तो जितने भी हमारे एमआईस रिपोर्ट्स होते हैं, सेल्स लेजर होते हैं, इनका इनको देखने का काम, इसको प्रिपेयर करने का काम जो है वो फैक्टर करता है। तो ये भी एडवांटेज होता है। इट हेल्प्स इन मार्केटिंग ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट और सर्विस है उनकी मार्केटिंग करने में ये हेल्प करता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये हमारा एडवांटेज नहीं होता है फैक्टरिंग का। बाकी तीन हमारे इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस होते हैं फैक्टरिंग के, ठीक है।